नमस्कार दोस्तों। तो आप सबका राम जी क्लासेस में स्वागत है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सबको कि इस चैनल पे हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। तो बस आपसे ये शिकायत है कि जब भी आप वीडियो देखते हो आप उस पर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते और अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक किया करो, अगर अच्छा वीडियो लगता है एक छोटा सा कमेंट नीचे छोड़ दिया करो। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है कि हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें पहले हमने क्रोनोलॉजी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा। उसके बाद हम चलते चलते अभी हम बोल पहुंच गए हैं 1931 से लेके 1942 तक। 1931 में जब भगत सिंह जी शहीद हो जाते हैं, तो उसके बाद जो पूरा शिफ्ट हो जाता है, अब जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो आ जाती है कांग्रेस वर्सेस अंग्रेज ब्रिटिशर्स, और उनके साथ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और भी ऑर्गेनाइजेशनें जो है वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो अगले 12 साल हैं इसमें काफ़ी रसाकसी होती है। इसी पीरियड के दौरान वर्ल्ड वार भी होता है। तो आज हम इन पूरे 10-12 साल में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडियन था। अब इन 10 सालों में क्या होगा कि जैसे देश आज़ाद होने वाला था, तो एंड वाले 15 साल में अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे। जैसे जिन्ना बोलते थे कि मुझे हमें अपना एरिया मतलब कंट्री चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान बनाया बाद में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो भी अपने लोगों के लिए कुछ मांग रहे थे। तो सभी अब इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हो गए थे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? देखो ये एग्जाम में बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, उसमें क्या एजेंडा वगैरह था, या राउंड टेबल क्या, यानी एक मेज पे बैठ के बात करते थे, गोल मेज। तो हिंदी में से बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या थे, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन को इनवाइट किया उन्होंने कि जी, पहले साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद उन्होंने इंडियन सभी को बुला रहे थे कि अब हम आपके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ताकि इस कंट्री को कैसे चलाना है, तो आपकी राय भी हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1, 2, 3। फिर हम उसमें देखेंगे उसमें क्या क्या हुआ था। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अरेंज हुई थी ब्रिटिश और इंडियंस। ये पहली बार ऐसा था कि जब इंडियन और ब्रिटिशर आमने सामने बैठ के बात कर रहे थे। इससे पहले ब्रिटिशर्स अपना रूल थोप देते थे, अपना ऑर्डर निकाल देते थे और इंडियंस को वो फॉलो करना पड़ता था। अब क्वेश्चन है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 12 नवंबर 1930 में। कहाँ हुई? लंदन में। एजेंडा क्या था? साइमन कमीशन को डिस्कस करना, यानी साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके ऊपर डिस्कशन करना। फिर बड़ी बात यह है कि इसको आईएनसी ने बायकॉट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बायकॉट किया था। लेकिन कुछ उस टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। कौन कौन गए? मुस्लिम लीग गया, हिंदू महासभा गया, सभा गए, लिबरल्स गए, और कुछ और भी वहाँ पर जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वगैरह वो सारे गए थे। आईएनसी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुछ डिमांड थी। इनके लीडर सारे जेल में थे, तो उनका कहने का मतलब था कि पहले उनसे केस हटाए जाएं, उनको जेल में से निकाला जाए, तब हम जाएंगे। इसलिए वो नहीं गए। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा संगठन था जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। उसमें गांधी जी थे, नेहरू जी, सारे। तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है वो उसकी पहचान थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ना आने के कारण उसको फिर क्या पोस्टपोन किया गया। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी फिर उसको कहाँ कब रखा गया? 2 जनवरी 1931 में, क्योंकि मेजर पॉलिटिकल पार्टी उसमें नहीं आई थी। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, कहाँ हुई? कब हुई? 12 नवंबर 1930 को। कहाँ हुई? लंदन में। क्या डिस्कस करने के लिए? साइमन कमीशन। और ये याद रखना कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब आए सेकंड। अब जब इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने ही ऑफिसर इरविन, जो वाइस राय थे उस समय, उस पर प्रेशर बनाया कि तू किसी तरह भी मैनेज कर, इनको टेबल पे लाओ, एक जगह बैठ के हम बात करेंगे। फिर क्या है कि जो इरविन है, अब इसमें कुछ बंदे इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम याद रखना। सप्रू, जयकर और श्रीनिवास शास्त्री, इन तीनों ने कोशिश की और इन्होंने इरविन और गांधी जी को एक टेबल पे लाके बिठा दिया कि ठीक है जी, अब आप दोनों इस मुद्दे पे बात करो। ठीक है, अब क्या है, ये बात ऐसे होती है जब भी कोई दो बड़े लोग बात करते हैं, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो बात करते हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या था, दो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे इरविन के द्वारा जिन्होंने ये पैक्ट साइन किया, जिसे बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ये कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931। ये याद रखना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। ठीक है, जब जब इसमें इरविन ने ये बात मान ली, ठीक है हम जो भी आपके केसेस हैं वो वापस ले लेंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर के उनको जेल से छोड़ देंगे, और भी काफ़ी मांगे थी, वो जब मान ली इरविन की, तो फिर इरविन ने जब गांधी जी की ये बातें मान ली, तो आईएनसी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई थी उसे क्या कर दिया? बंद कर दिया, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो गए। अब समझो क्या है, पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जाती है। फिर क्या हो जाता है, गांधी और इरविन पैक्ट होता है। इरविन जो है वो गांधी जी को मनाने आते हैं, दोनों का पैक्ट होता है कि ठीक है जी, जो इरविन थे वो गांधी जी की बातें मान लेते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर देते हैं, और वो उनके जेल में से जो उनके लीडर्स थे उनको छोड़ देते हैं। तो वो सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए गांधी जी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वो देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज कर दिया। ठीक है, और दूसरा काम भी सुनो क्या हुआ था, जो विलेज थे अलोंग द कोस्ट, देखो इससे पहले साल्ट सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी ने क्या किया था कि समंदर के किनारे जाके, कानून था कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का कानून था कि कोई भी खुद नमक जो है वो नहीं बना सकता और बिना ब्रिटिशर की परमिशन के। अब जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज किया गया, दूसरा जो विलेजेस समंदर के किनारे थे उनको परमिशन दी कि ठीक है जी, आप जो है अपना साल्ट बना के कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और जो कराची सेशन था 1931 का कांग्रेस का, उसने एंडोर्स किया कि हाँ ये सही किया गांधी जी ने, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है इसको क्या किया, इंडोर्स किया 1931 के कराची सेशन में। ठीक है, और बाकी जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले इन तीनों के नाम याद रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट में इन तीनों का रोल था। दूसरी बात यह है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। फिर गांधी इरविन पैक्ट के बाद तुरंत क्या, दो चीज़ें जो कांग्रेस की तरफ से हुई, वो क्या हुआ कि सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट थी उसे कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो गए। अब जो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या, पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़ दिए, और जो कोस्ट के जो यानी समंदर के किनारे जो लोग रहते थे उनको साल्ट बनाने और कंज्यूम करने की परमिशन दे दी, और इसको एंडोर्स कांग्रेस ने कहा गया कराची सेशन 1931 में। अब उसके बाद क्या होगा, मान गया, अब क्या हो गया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब सेकंड, गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, सेकंड में गए थे, ये याद रखना। और उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, रामसे मैकडोनाल्ड, इसका नाम याद रख लेना आपने, ये पेपर में बहुत बार आता है कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी की पहली डिमांड, जैसे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, गांधी जी ने डिमांड किया कि सेंटर और स्टेट में हमारी अपनी गवर्नमेंट हो, हमारा डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस सब पे हमारा अधिकार हो, चाहे हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर गवर्नमेंट बनाए लेकिन राइट सारे हमारे हों। ठीक है, तो ये बात तो अंग्रेजों ने सुन ली, लेकिन पंगा कहाँ पे पड़ गया कि जो अंग्रेज थे वो हमारे जो देश के लोग थे इनको बांटना चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि जो जिना थे, जिना बोल रहे थे कि मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टेड चाहिए, यानी इनके अलग से वोट पड़ेंगे। जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनके अम्बेडकर साहब बोल रहे थे हमें भी अलग चाहिए। जो क्रिश्चियन थे उनको भी, एंग्लो इंडियंस के भी। इस मुद्दे पर गांधी जी बिल्कुल ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। वो बोलते सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, हम लोग अलग अलग नहीं लड़ेंगे, हम मिलके रहेंगे, एक ही इलेक्शन हो, हाँ कुछ सीट्स रिजर्व हो जाए वो बात अलग है। तो इसलिए जो गांधी जी थे वो इस मीटिंग में भी नाराज ही रहे। और मैकडोनाल्ड ने क्या किया, इसमें कभी आए कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या रहा, 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। अब ये कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध ये थे, ये कौन सी टेबल कॉन्फ्रेंस में बने थे, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बने थे। कौन से पीएम ने अनाउंस किए थे, रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अब आ जाओ, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब गांधी जी आ जाते हैं बॉम्बे में, गांधी जी को अंग्रेजों की ये बात पसंद नहीं आती है, और क्या करते हैं, ये दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने की घोषणा करते हैं कि अब हम दोबारा करेंगे, अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा किया, हमारी बात नहीं मानी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, नेशनल कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया कि जो आईएनसी है ये
इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है और उनके सारे लीडर को दोबारा अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और गांधी जी को कहाँ भेज दिया? जरवड़ा जेल, ये पुणे में एक जेल है, ठीक है, उस जेल में गांधी जी को भेज दिया। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम हुई तो गांधी जी को कौन सी जेल में रखा था और वो कहाँ थी? वो पुणे में थी, ठीक है। अब क्या हो गई, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तो चल ही रही थी, इनको मतलब जेल में डाल दिया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ एक नया मुद्दा आ गया। नया मुद्दा ये आ गया कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दा ही था। गांधी जी के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इनके लिए अलग से इलेक्टोरेट्स अम्बेडकर जी डिमांड कर रहे थे। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने फास्ट अप टू डेथ रख लिया। फास्ट अप टू डेथ यानी अमरण अनशन, कि यानी मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मैं चाहे मर जाऊंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। फिर इसमें क्या हुआ, गांधी जी एक मास लीडर थे। गांधी जी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गांधी जी कितने बड़े लीडर थे। पूरा इंडिया उनके पीछे चलता था। बाकी जो लीडर्स थे उनका भी अपना अपना ऑरा था, लेकिन गांधी जी का ऑरा बहुत बड़ा था। तो फिर अम्बेडकर, जो बी आर अम्बेडकर थे, उन पर प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। सभी लोगों ने बोल रहे हैं कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरी ज़िंदगी हिस्ट्री ये याद रखी जाएगी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कारण गांधी जी की हत्या हुई। तो इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस जेल में उनको मिलने जाना पड़ा, गांधी जी को। फिर गांधी जी ने उनको बोला कि हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हिंदू हैं, तो हम सारे इकट्ठे ही रहेंगे, हम आपके लिए सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर देंगे, जो जो आपकी डिमांड है वो कर देंगे, लेकिन SC ST OBC का सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होगा, इससे हिंदू जो है वो डिवाइड हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात को मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने एनी हो इस बात को माना और उन दोनों ने आपस में एक पैक्ट साइन किया जिसे बोलते हैं पुणे पैक्ट, ठीक है, ये याद रखना। और वो कहाँ, यहीं साइन हुआ था, यरवड़ा जेल पुणे में। अब क्या हो गया, 1934 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब विड्रॉन की गई, कब गई? 1934 में, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि गांधी जी को जब ये लगा कि यार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या बाकी चीज़ें तो तब चलेंगी जब हम एक रहेंगे, तो उनको लग गया कि हमें यूनिटी के लिए जो हरिजन्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको साथ लेके चलना जरूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे ही पुणे पैक्ट हुआ अम्बेडकर साहब के साथ, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हरिजन वो उनको बोलते थे, जो दलित लोग हैं उनको क्या बोलते थे, ये हरिजन बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि पहले इनके लिए काम करना जरूरी है। तो गांधी जी ने उस फील्ड की तरफ काम करना स्टार्ट किया। अब क्या है कि जो रामसे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने कैमनोल अवार्ड स्टार्ट कर दिया। कैमनोल अवार्ड बिन सांप्रदायिक अवार्ड, वही जो मैंने बताया कि अलग इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मुस्लिम के लिए अलग, सिख्स के लिए अलग, इंडियन क्रिश्चियन के लिए अलग, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग और बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट्स बनाए, ताकि ये लोग डिवाइड रहें, ये इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना लड़ सके, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट जब ये अवार्ड स्टार्ट हुए, मैंने बताया ना सभी के लिए अलग अलग, तो गांधी जी ने क्या किया, फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिया, जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है। फिर उसके बाद क्या होता है, पुणे पैक्ट। क्वेश्चन ये है कि जो कैमनोल अवार्ड था किसने स्टार्ट किया, रामसे मैकडोनाल्ड ने। कब स्टार्ट किया, 16 अगस्त 1932 में। फिर उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में क्या, जैसे ये अवार्ड वो जो PM थे उन्होंने अनाउंस किए, तो गांधी जी ने पुणे पैक्ट, यानी गांधी जी ने वो फास्ट रख लिया। तो उसके बाद क्या होता है, पुणे पैक्ट। आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ कैमनोल अवार्ड एंड सब्सिक्वेंट फास्ट अनटू डेथ, गांधी जी मास मीटिंग टुक प्लेस एवरीवेयर। हर जगह पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लगी कि गांधी जी अब नहीं बचेंगे, गांधी जी ने मरण व्रत रख लिया है। अब मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर और MC राजा ये एक्टिव हो गए और ये जेल में गए। जो मैंने आपको पहले सारी स्टोरी बता दी है कि पुणे पैक्ट का सार क्या था। अब हम इसमें ये देखते हैं कि आगे हम पुणे पैक्ट में ये देख रहे हैं कि जो पुणे पैक्ट गांधी जी ने फास्ट अपना तोड़ा था कब, 25 सितंबर 1932 को, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनकी बात मान ली थी, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लासेस का जो वो था वो अबेंडन कर दिया, जो उनका सेपरेट इलेक्टर्स था वो अबेंडन कर दिया। तो बाकी जो मुस्लिम के लिए जहाँ अलग थे वो तो रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक चीज़ ये भी पेपर में बहुत बार आती है, ठीक है। इन्होंने एक एंटी अनटचेबिलिटी लीड बनाई। ये किसने बनाई, गांधी जी ने। कब के, सितंबर 1932 में। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वीकली मैगजीन स्टार्ट की जिसका नाम रखा हरिजन। पेपर में ये आएगा कि हरिजन मैगजीन किसने स्टार्ट की थी, गांधी जी ने। कब स्टार्ट की थी, 8 मई 1933 में।
ठीक है। अब उसने क्या किया कि ये सारे करने के बाद 21 दिन का प्यूरिफिकेशन फास्ट भी रखा था, ये कोई इतना ही वर्जन नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने पहले वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे कंट्री में चल रही थी, फिर उन्होंने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की 1 अगस्त 1933 में, ये याद रखना। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। कब स्टार्ट की थी? 1 अगस्त 1933 में। चलो अब आते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसमें क्या हो गया कि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि सारे लीडर्स कहाँ थे? जेल में थे, ये फ्रूटलेस थे। ठीक है, सारे उसमें क्या थे? जेल थे। फिर अंग्रेज़ों ने क्या कि अब अंग्रेज़ों ने सोचा अब इनसे बात नहीं करनी, सीधा एक्ट ही पास करो। तो अंग्रेज़ों ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया। ये क्या एक्ट था? ये समझो कि उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके लिए गांधी जी सबको बुलाया जा रहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आपकी सारी बातें रखेंगे। तो अंग्रेज़ बुलाते थे, पार्टिसिपेशन का दिखावा करते थे, लेकिन मानते नहीं थे। तो फिर उन्होंने जो उनको ठीक लगा उन्होंने अपने हिसाब से 1935 का एक समझो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट कर दिया इंडियंस के लिए। ठीक है, अब ये किसके बेस पे था? अब क्या है कि ये भी पेपर में आ सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कौन सी टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ? ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस बेस पे था? साइमन कमीशन। जब साइमन जहाँ आया, जो उसने यहाँ देखा, जो जो चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट की, उस बेस के ऊपर क्या बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कांग्रेस ने इस एक्ट को रिजेक्ट किया। कांग्रेस ने बोला इस रिजेक्ट का कोई मतलब नहीं है, जिसमें हमें पूरे अधिकार नहीं मिले हैं। और इवन जवाहरलाल नेहरू ने इसे बोला था, वी आर प्रोवाइडेड विद ए कार, ऑल ब्रेक्स नो इंजन। ठीक है, उसने बोला कि हमें एक ऐसी कार थमा दी गई है जिसमें सारी ब्रेक्स है, कोई इंजन नहीं है। तो पेपर में क्या आएगा? पेपर में ये लाइन आ सकती है, वी आर प्रोवाइडेड विद ए कार, ऑल ब्रेक्स नो इंजन। कि भाई ये किसने कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। पेपर में ये भी आ सकता है ये किसके लिए कहा था? तो ये किसके लिए कहा था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए कहा था। ये याद रखना आपने। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना है, ये दो ही जब भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे, यही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही मैंने देखा, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखे, यही चीज़ें आ रही हैं बार बार। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दो चीज़ें भी बनी थी, दो बॉडीज एस्टैब्लिश हुई थी। एक बने थे फेडरल कोड, ये याद रखना, और आपका बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी पेपर में बहुत बार आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था, और फेडरल कोड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बने थे। अब आते हैं, देखो अब यहाँ तक क्या है, अंग्रेजों ने अपना 1935 वाला ले आए। अब उसके बाद 1939 से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले हालात ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो लीडर्स हैं उनको भी लग गया कि यही मौका है, अब तो ब्रिटेन जो है युद्ध में है, तो दोनों मोर्चों पे मुश्किल हो जाता है। तो इधर से जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट की और ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जंग लड़ने के लिए इंडियन आर्मी की ज़रूरत थी, जो इंडियन सोल्जर थे उनकी ज़रूरत थी। तो कांग्रेस ने बोला कि हम इंडियन सोल्जर को लड़ने नहीं देंगे जब तक आप हमें आज़ादी नहीं दोगे, हमें ग्रांट करो आज़ादी, फिर हम आपके लिए लड़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि उस दौरान क्या क्या हुआ जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। अब क्या हो गया कि लॉर्ड लिंगलिथो ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है वार पे है, कि इंडिया जो है वो वार लड़ रहा है। अब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस इस बात पे गुस्सा कर लिया कि ये ब्रिटिश का युद्ध है, इंडियन का तो युद्ध है नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडियन भी ये युद्ध लड़ेंगे? पहला क्वेश्चन कि किसने ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया वार पे है? लॉर्ड लिंगलिथगो। ठीक है, अब कांग्रेस ने क्या बोला कि सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को, लेकिन अगर इंडिपेंडेंस दोगे, आज़ादी दो, फिर सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को। ठीक है, लेकिन वायसराय क्या बोल रहा है? वायसराय बोल रहा है नहीं, पहले युद्ध करेंगे बाद में, ये युद्ध के बाद की बात होगी। ठीक है, अब क्या हो गया कि नवंबर 1930 में कांग्रेस मिनिस्टर सभी ने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। उनको लगा यही मौका है, उन्होंने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया कि हम अंग्रेजों के साथ अब काम नहीं करेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस यहाँ से, मुस्लिम लीग ने इस दिन को क्या मनाया? जब सभी ने रिजाइन किया उस दिन को क्या किस दिन के नाम से मनाया जाता है? डिलीवरेंस डे। तो हिस्ट्री में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, डिलीवरेंस डे किस डेट को मनाया गया था? 22 दिसंबर 1935। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। क्यों मनाया था? इस खुशी में कि कांग्रेस के मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो
वाइस राय था उसने रिफ्यूज़ कर दिया कांग्रेस की कंडीशन को कि हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, अगर युद्ध में आप हमारा साथ दोगे तो उसके बाद हम ये बात करेंगे, आज़ादी वाली बात, ठीक है। अब क्या है कि उसके बाद अंग्रेज़ों ने बड़े लालच दिए, जैसे अगस्त ऑफ़र दिया, क्रिप्स मिशन भेजा कि आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, आप हमारे साथ युद्ध में लड़ो। लेकिन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज़ के लिए नहीं मानी। फिर आती है डिमांड फॉर पाकिस्तान। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये बड़े ध्यान से देख लो। 1930 में इकबाल ने ये सजेस्ट किया था कि फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर है, ये मुस्लिम स्टेट बनाई जाए फेडरेशन के अंदर, कि ये पांचों को मिला के एक मुस्लिम स्टेट बन जाएगी पूरी कंप्लीट, ठीक है। चौधरी रहमत अली ने क्या बोला, इस जो स्टेट इमेजिनरी स्टेट थी इसको क्या बोला कि ये पाकिस्तान है, उसने 1933 में। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो मुस्लिम एरिया की सेशन दी थी वो किसने दी थी, इकबाल ने। पाकिस्तान टर्म किसने दी थी, चौधरी रहमत अली ने। और किसने इसको प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतारा, मोहम्मद अली जिन्ना ने बॉम्बे में, ठीक है। अब क्या हो गया कि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले ये प्रपोजल डाला था कि हम पाकिस्तान जो है वो अलग पाकिस्तान चाहते हैं, ठीक है। ये उन्होंने कहाँ बोला था, लाहौर सेशन इन 1940। जो मुस्लिम लीग का 1940 में लाहौर सेशन हुआ उसमें पहली बार उन्होंने बोला था कि हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए, उसी को बोलते हैं जिन्नाज टू नेशन थ्योरी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले ये किसका आइडिया था 1930 में, इकबाल का। पाकिस्तान की टर्म किसने दी थी, चौधरी रहमत अली ने 1933 में, ठीक है। अब ये आता है कि जो सेपरेट पाकिस्तान एक कंट्री होगी उसका सेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में 1940 में, ठीक है। अब ये जो सारी टू नेशन थ्योरी थी, ये जो सारा सेशन जो 1940 में पूरा एक सेशन चला जिसमें एक पूरा डॉक्यूमेंट डाला गया कि हम रेजोल्यूशन डाला गया, वो रेजोल्यूशन किसने बनाया था, सिकंदर हयात खान। इस बंदे ने सेपरेट कंट्री पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन डाला था और किस ड्राफ्ट किया था और फॉरवर्ड किसने किया था, फजलुल हक ने, ठीक है। और स्टैंडर्ड यानी दूसरे एक और इसके साथ है, क्या नाम था, खालिक उज़मान, ठीक है। अब इसके बाद ये तो उन्होंने कर लिया। 3 साल के बाद 1943 में कराची सेशन में, कराची में मुस्लिम लीग ने नारा दिया डिवाइड एंड क्विट, यानी अलग करो और निकल जाओ, ठीक है, कि हम अपना कंट्री अलग से बनाएंगे। क्वेश्चन नीचे वाले में से कि कौन से सेशन में मुस्लिम लीग ने ये स्लोगन अडॉप्ट किया था, डिवाइड एंड क्विट, कौन सा सेशन था, कराची सेशन 1943 में। नेक्स्ट आ जाओ, अगस्त ऑफर। 2 चीज़ें अंग्रेज़ों ने ऑफ़र की थी जब वर्ल्ड वार चल रहा है कांग्रेस को मनाने के लिए, एक अगस्त ऑफर और एक क्रिप्स मिशन। दोनों में देखते हैं क्या क्या दिया था उन्होंने। अगस्त ऑफर में अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मीन आप अपनी सरकार बना लो, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस हमारे पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद के बार के बाद एक बॉडी बनाएंगे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, यानी आप ही के चुने हुए लीडर, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको फुल वेटेज दी जाएगी, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो आप ही बंदे चुनोगे वही एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तब तक हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, हमारे अंडर ही आप रूल करोगे, ठीक है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस की बात तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। लेकिन मुस्लिम लीग मजे ले रही है, वो बोल रही है कि हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस अब हम बात करेंगे अगस्त ऑफर रिजेक्ट किसने किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। एक्सेप्ट किसने किया, मुस्लिम लीग ने। अब इसके बाद आया क्रिप्स मिशन। अब जब बात नहीं बन रही थी तो 1941 में जापान जो था बांग्लादेश तक पहुंच गया, सॉरी ढाका तक पहुंच गया था, बिल्कुल इंडिया के करीब पहुंच गया था। तब अंग्रेज़ों को लगा कि यार अब तो इंडियन की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या किया, एक और मिशन भेजा। उन्होंने क्या किया कि देखो 7 मार्च 1942 तक तो रंगून तक पहुंच गया था जापान, ठीक है, जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया था साउथ ईस्ट एशिया। अब इन्होंने क्या किया कि इंडियन से कॉपरेशन की ज़रूरत थी। उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये बंदा था जिसकी कमेटी भेजी इंडियन से बात करने के लिए। ये लीडर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स था, वहाँ जो पार्लियामेंट है वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसका ये लीडर था। इसने भी एक ड्राफ्ट ना के लाया। इसने बोला कि ठीक है, हम अभी आप हमारा साथ दो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे बार के बाद, ठीक है,
हम आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे इंडिया की, जिसमें आप लोग ही जो आपकी असेंबली से चुन के बंदे हैं वही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और आप अपना देश अपने तरीके से चलाओगे ब्रिटिश रूल के अंडर। इसने ये दो चीज़ें ऑफर की। अब क्या हो गया, अब उसने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन इन दो कंडीशन में। जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, आपके लीडर बनाएंगे, हमें एक्सेप्ट होगा। एक कि उसमें अगर कोई प्रोविंस, अगर कोई राजा या कोई एरिया वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेगा तो हम उसको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आज़ादी देंगे कि वो अपना बनाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई चीज़ें नेगोशिएबल होंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें उनको लगेगा कि जिन पर नेगोशिएट किया जा सकता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नेगोशिएट करेगी उन मैटर्स को। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, लेकिन कांग्रेस ने ये सुनी नहीं। दो ही चीज़ें जो भी इनकी डिमांड थी, कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस पे बोल दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए नहीं। अब यहाँ से जब भी क्रिप्स मिशन से जो क्वेश्चन आता है ना, पहले जो मैंने बताया वहाँ से तो आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक। तो कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी किसको बोल रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक, ये किसको बोलते हैं, जो क्रिप्स मिशन की डिमांड्स थी उसको बोल रहे थे। ठीक है। जैसे नेहरू जी का याद रखना है, गांधी जी का भी ये याद रखना है, ये एग्जाम में जरूर आता है। इसका मतलब ये था कि पोस्ट डेटेड चेक है एक ऐसी डेट का चेक जो पुरानी, अभी टाइम आने वाला है बड़ी दूर, और जिस बैंक का चेक है वो बैंक ऑलरेडी डूब रहा है। उसका उनका मतलब ये था कि वर्ल्ड वार लगा हुआ है जहाँ ब्रिटिशर्स जो हैं वो हार जाएंगे, जहाँ बिखर जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब नहीं मानते और उधर से धीरे धीरे वर्ल्ड वार जो है वो समापन की तरफ चल पड़ता है। 3 साल हो गए थे। अब ऐसे में ब्रिटिशर्स उधर वर्ल्ड वार भी लड़ रहे हैं और इंडियन जहाँ फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर ली, उन्होंने अपनी मूवमेंट को बड़ा फास्ट कर लिया। जब ये इस चीज़ को उन्होंने फास्ट किया तो क्या क्या हुआ, उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में 14 जुलाई 1942 को इमीडिएट इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया कि अब हमें अभी इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो बस इसी रेजोल्यूशन के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त को लॉन्च हुई, इसे ही बोलते हैं क्या, अगस्त मूवमेंट, अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट को ही बोलते हैं, ये याद रखना है। ठीक है। जो 9 अगस्त को स्टार्ट हुई, इसका रेजोल्यूशन कहाँ पास किया गया, बॉम्बे में 8 अगस्त को। ठीक है। इसी को वर्धा प्रपोजल भी कहते हैं और लीडरलेस रिवोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि लीडर जो थे वो कहाँ थे, जेल में। गांधी जी ने ये स्लोगन दिया, गांधी जी की खराब सेहत के चलते इनको जेल से छोड़ दिया था। फिर गांधी जी ने स्लोगन दिया कि डू और डाई, करो या मरो। 8 अगस्त कांग्रेस को बैन कर दिया गया। इसके सारे इंपॉर्टेंट लीडर जो बाहर थे उनको क्या अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को कहाँ रखा गया, आगा खान पैलेस पुणे में। ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इसके खिलाफ थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सही नहीं माना, उन्होंने इसको कंडेम किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पार्ट ले रही थी। तो ये जो मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको अंग्रेजों ने क्रश कर दिया कि समझो ये मूवमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। ठीक है। तो इस तरह 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो समाप्त होगी, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुई। अब 1942 से आगे आज़ादी मिलने तक हमारा लास्ट लेक्चर रह गया। इसमें नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि जो एंड वाले 5 साल थे 1942 से 1947 में क्या क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान बना, कैसे कैसे आज़ादी मिली और अंग्रेजी आज़ादी देने के लिए क्यों मान गए, और आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इन सब का क्या रोल रहा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे कमेंट जरूर किया करो यार। ठीक है। जैसा भी आपको वीडियो लगे अपनी राय जरूर दिया करो। सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें। अभी एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे तो ये ऐप आ गई है। आईफोन वाले जो iOS सिस्टम चलाते हैं वो भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। 1 महीने तक वहाँ भी हमारी फुल फ्लेज ऐप जो है वो लॉन्च हो जाएगी। तब तक आपको एक लिंक के थ्रू ऐप में जाना पड़ेगा, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अभी जो भी हमने कोर्सेज लॉन्च किया है ऐप में, वो जाके आपके विजिट कीजिए। जो कोर्स आपको अच्छा लगता है वो ज्वाइन कीजिए। आपके वीडियो के साथ साथ ये ऐसे वाले सारे PDF नोट्स आपको
प्रोवाइड करवाए जाएंगे वहाँ पे। तो राम जी क्लासेस में आपको हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। ये अभी आपने पढ़ा कार विद नो इंजन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, ये कुछ डिजिटल नोट्स हैं, यहाँ से आप बच्चों को अच्छी तरह समझ आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तो ये इसलिए हम ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी ऐप में कंटेंट आने वाला, तो आप ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू।